अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू साइकोलॉजी लेक्चर सीरीज़। चैप्टर 1 टू 17 कंप्लीट अपलोड हो चुके हैं। करंटली साइकोलॉजी की सबसे मेजर फील्ड क्लिनिकल साइकोलॉजी पे बात कर रहे हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजी के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट साइको डायग्नोसिस को DSM-5 TR के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी ऑफ डिसऑर्डर्स को न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स कहा जाता है, जो कि अर्ली डेवलपमेंटल पीरियड में स्टार्ट होते हैं। इसी वजह से इनको चाइल्डहुड डिसऑर्डर्स भी कहा जाता है। न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स को 7 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिसमें इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स, कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर एंड स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। करंटली हम मोटर डिसऑर्डर्स पे बात कर रहे हैं। मोटर डिसऑर्डर्स को फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज़ डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर, सेकंड इज़ स्टीरियोटिपिक मूवमेंट डिसऑर्डर एंड द थर्ड वन इज़ टिक डिसऑर्डर। फर्स्ट कैटेगरी डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर का डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर्स के साथ साथ ट्रीटमेंट प्लान भी हम डिस्कस कर चुके हैं। करंटली हम स्टीरियोटिपिक मूवमेंट डिसऑर्डर पे बात कर रहे हैं। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, प्रेवलेंस रेट, कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर्स, कोमॉर्बिडिटी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ स्टीरियोटिपिक मूवमेंट डिसऑर्डर। फर्स्ट वन इज़ बिहेवियरल इंटरवेंशंस। बिहेवियर थेरेपी जो है सबसे इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट थेरेपी है, क्योंकि इसमें हम बच्चों के बिहेवियर्स को मैनेज करते हैं। बिहेवियरल इंटरवेंशंस को हम फर्दर 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट वन इज़ हैबिट रिवर्सल ट्रेनिंग, सेकंड इज़ डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट, थर्ड इज़ रिस्पॉन्स इंटरप्शन एंड रीडायरेक्शन एंड फोर्थ इज़ फंक्शनल बिहेवियरल असेसमेंट। अब इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज़ हैबिट रिवर्सल ट्रेनिंग, HRT। इसका फर्स्ट स्टेप ये होता है कि हमने बच्चे को हेल्प आउट करना है, ताकि वो रिकॉग्नाइज़ कर सके कि कब वो स्टीरियोटिपिक मूवमेंट्स को शो करता है या कब स्टीरियोटिपिक मूवमेंट स्टार्ट होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, बच्चा जब भी एक्साइटेड होता है तो वो मूवमेंट्स शो करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हैंड फ्लैपिंग करता है, ठीक है। जैसे वो कोई भी टीवी पे कोई भी सीरियल देख रहा है, कोई भी प्रोग्राम देख रहा है, कार्टून्स देख रहा है, तो जब भी वो एक्साइटेड होता है उन कार्टून्स को देख के, तो वो फ़ौरन से हैंड फ्लैपिंग करता है। तो ये चीज़ बच्चे को हम रिकॉग्नाइज़ करवाएँगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, बच्चे के सामने हम LED अगर उस पे उसको कार्टून्स दिखा रहे हैं, तो हम अब उसका एक्साइटमेंट लेवल चेक करेंगे, बच्चे को साथ-साथ ऑब्ज़र्व करेंगे, ठीक है? तो जैसे ही बच्चा क्लैपिंग करेगा, तो हम उसको फ़ौरन से रिकॉग्नाइज़ करवाएँगे कि वो इस टाइम पे हैंड फ्लैपिंग कर रहा है। तो जैसे ही वो हैंड फ्लैपिंग करेगा, तो उसके बाद हम उसको एक कंपीटिंग रिस्पॉन्स सिखाएँगे, यानी एक अल्टरनेटिव मूवमेंट सिखाएँगे, ताकि वो स्टीरियोटिपिक मूवमेंट्स को रिप्लेस कर सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो फ़ौरन से वो हैंड फ्लैपिंग स्टार्ट करता है, तो हैंड फ्लैपिंग की को फ़ौरन से हम उसके हैंड्स को पकड़ेंगे और उसको फिस्ट बनाना सिखा देंगे, या फिर उसके आर्म्स जो हैं फ़ौरन से उसको फ़ोल्ड करवाना सिखा देंगे, या फिर हैंड फ्लैपिंग की बजाय उसको हम थोड़ी बहुत क्लैपिंग करना सिखा देंगे, क्योंकि जितने भी उसके बिहेवियर हैं हम उसको आहिस्ता-आहिस्ता रिड्यूस करेंगे। अब जब बच्चे डेवलपिंग स्टेज पे होते हैं, तो हैंड क्लैपिंग उन्होंने के लिए एक फ़न एक्टिविटी होती है, या जब भी वो एक्साइटेड होते हैं तो फ़ौरन से वो क्लैपिंग करते हैं। तो हम हैंड फ्लैपिंग को हम हैंड क्लैपिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, और फिर आहिस्ता-आहिस्ता अगर बच्चा फिर रिपीटेडली हैंड क्लैपिंग स्टार्ट कर देता है, तो हम उसके बिहेवियर को आहिस्ता-आहिस्ता रिड्यूस करवाएँगे। उसके अलावा हम उसके हाथ में एक बॉल भी दे सकते हैं, ताकि फ्लेक्सिबल बॉल होगी, ताकि जब भी वो एक्साइटेड हो तो वो हैंड फ्लैपिंग की बजाय बॉल को पिंच करे। तो इट्स मीन हैंड फ्लैपिंग के अल्टरनेटिव हमने एक उसको मूवमेंट सिखा दी, ताकि वो स्टीरियोटिपिक मूवमेंट्स को कंट्रोल कर सके। सेकंड इज़ डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट। हमने बच्चे को साथ-साथ जितने भी वो इम्प्रूव्ड बिहेवियर्स को परफ़ॉर्म करेगा, साथ-साथ हमने उसको रिवॉर्ड देना है, प्रेज़ करना है, ताकि आहिस्ता-आहिस्ता वो हैंड फ्लैपिंग या हैंड बैंगिंग या रॉकिंग जैसे बिहेवियर्स को आहिस्ता-आहिस्ता रिड्यूस कर सके। तो फिर टाइम के साथ-साथ हमने आहिस्ता-आहिस्ता फिर रीइंफोर्समेंट को भी रिड्यूस करते जाना है, ताकि ऐसा ना हो कि बच्चा प्रेज़ पे या रिवॉर्ड पे या टोकन पे
डिपेंडेंट हो जाए, और जब आप उसको वो रिवॉर्ड ना दें तो फिर बच्चा एग्रेसिव हो जाए। तो आहिस्ता-आहिस्ता फिर हमने रीइंफोर्समेंट को भी रिड्यूस करते जाना है। इसलिए हम बच्चे को जितनी भी एक्टिविटीज़ सिखाते हैं, बिहेवियर मैनेज करना सिखाते हैं, न्यू एक्टिविटीज़, न्यू स्किल सिखाते हैं, तो उसमें हमने बच्चे को आहिस्ता-आहिस्ता इंडिपेंडेंट करना होता है, ताकि बच्चा प्रैक्टिकल लाइफ़ में भी खुद से ही परफ़ॉर्म करने लग जाए, बजाय इसके कि हर टाइम वो हमें देख रहा हो कि अब मैंने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, फर्दर क्या करना है। थर्ड इज़ रिस्पॉन्स इंटरप्शन एंड रीडायरेक्शन। अब बच्चा जब भी रिपीटेटिव मूवमेंट कर रहा होगा तो हमने उसको वहाँ पे इंटरप्ट करना है और बच्चे को रीडायरेक्ट करना है किसी और एक्टिविटी की तरफ, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बच्चा बिहेवियर कर रहा है, हैंड फ्लैपिंग कर रहा है, तो हमने फ़ौरन से उसको इंटरप्ट करके किसी न्यू एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम उसकी तरफ बॉल को थ्रो कर सकते हैं, तो उसकी अटेंशन एकदम से बॉल की तरफ चली जाएगी और वो बॉल को कैच करने की कोशिश करेगा, ठीक है? जब वो बॉल को कैच करने की कोशिश करेगा, उसकी अटेंशन डाइवर्ट होगी, तो ऑटोमैटिकली उसके रिपिटेटिव मूवमेंट्स जो हैं वो इंटरप्ट हो जाएँगी। फोर्थ वन इज़ फंक्शनल बिहेवियरल असेसमेंट। अब इसमें क्या करना होता है कि बच्चा जो हैंड फ्लैपिंग कर रहा है, हेड बैंगिंग कर रहा है, बॉडी रॉकिंग कर रहा है, तो हमने देखना है कि उसके पीछे की क्या वजह है, ठीक है? आइडेंटिफ़ाई करना है हमने उसके उस बिहेवियर का पर्पस क्या है। तो हमने देखना है कि बच्चा सेंसरी स्टिमुलेशन के लिए कर रहा है, एस्केप के लिए कर रहा है, या फिर उसको अटेंशन चाहिए इसलिए वो हैंड फ्लैपिंग कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल उसके अलावा क्या हो सकता है कि जब बच्चा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है तब भी हैंड फ्लैपिंग कर रहा है, तो हमें पता चल जाएगा कि बच्चा जब भी ये टीवी प्रोग्राम देखेगा, कार्टून्स देखेगा, तो हैंड फ्लैपिंग करना है करेगा, ठीक है? तो उस टीवी प्रोग्राम की मदद से भी हम लोग बच्चे की हैंड फ्लैपिंग को मैनेज कर सकते हैं। जब बच्चा कार्टून्स देख रहा होगा तो उस टाइम पे हम उसके बिहेवियर को टारगेट करेंगे कि बच्चा जैसे ही एक्साइटेड होगा हैंड फ्लैपिंग करेगा। तो हमने उसी टाइम पे उसके लिए कोई ना कोई एक्टिविटी रख लेनी है कि जब हैंड फ्लैपिंग करेगा तो हमने बच्चे को किस तरह से डिस्ट्रैक्ट करके किसी दूसरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना है। उसके अलावा अब बच्चे को पता है कि आप उसकी तरफ नहीं देख रहे, आप उसको अटेंशन नहीं देख रहे, तो एज़ अ रिज़ल्ट बच्चा फिर से बॉडी रॉकिंग करेगा। एक बिहेवियर परफ़ॉर्म वो कर रहा है ताकि आप उसकी तरफ अटेंटिव हो जाओ। तो आपने पर्पज़ ऑफ बिहेवियर को आइडेंटिफ़ाई करना है ताकि उसके अकॉर्डिंग आप उसको इंटरवेंशन दे सको, उसके अकॉर्डिंग आप उसको थेरेपी प्रोवाइड दे कर सको, ठीक है? जब आपको कॉज़ पता होगा तभी तो आप उसका ट्रीटमेंट करोगे ना। अगर आपको उसकी कॉज़ ही नहीं पता तो फिर आप जितना मर्ज़ी ट्रीटमेंट करते रहो, वो इतना इफ़ेक्टिव नहीं होगा। यही रीज़न है कि पहले हम डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया पढ़ते हैं, उसके बाद हम उसकी कॉज़ देखते हैं कि वो कौन-कौन सी वजूहात हैं, वो कौन-कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं, जिसकी वजह से बच्चे में ये चीज़ डायग्नोज़ हो रही है। जब हमें उसकी कॉज़ पता चल जाती है, फिर हम उसको अच्छे से इंटरवेंशन प्रोवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने आइडेंटिफ़ाई कर लिया कि जब भी हमारे बच्चे को अटेंशन चाहिए होगी, तो वो स्टीरियोटाइपिक मूवमेंट बिहेवियर शो करेगा। तो फिर हम ऑटोमैटिकली रिकॉग्नाइज़ कर लेंगे अब हमारे बच्चे को अटेंशन चाहिए, इससे पहले कि ये स्टीरियोटाइपिक मूवमेंट शो करे, हमें इसको किसी और एक्टिविटी में एंगेज करना है या फिर उससे इंटरैक्शन करना है ताकि वो मूवमेंट्स ना शो करे। सेकंड पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट इज़ एनवायरमेंटल मॉडिफ़िकेशन। अब आपने देखना है कि स्टीरियोटाइपिक बिहेवियर जो भी बच्चा परफॉर्म कर रहा है वो अंडर स्टिमुलेशन की वजह से है, स्ट्रेस की वजह से है, बोर्डम की वजह से है। अगर इनमें से जो भी वजूहात हैं हमने उसके उस इन्वायरमेंट को, उन कॉजेज़ को इम्प्रूव करना है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल इंक्रीज़िंग सेंसरी एंड सोशल स्टिमुलेशन, प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चर्ड डेली रूटीन्स, encourage मीनिंगफुल प्ले एंड फिजिकल एक्टिविटीज़, रिड्यूसिंग environmental stressors, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बच्चा फ़ियरफुल होता है या सोशली आइसोलेट होता है, तो बच्चा स्टीरियोटाइपिक मूवमेंट्स करता है। तो इट्स मीन कि उसकी सोशल आइसोलेशन जो है, उसको हमने ख़त्म करना है। उसको हम तभी ख़त्म कर सकते हैं जब हम बच्चे से सोशली इंटरैक्ट करेंगे, उससे बातचीत करेंगे, उसको अपने साथ डिफरेंट एक्टिविटीज़ में एंगेज करेंगे, उसकी एक डेली रूटीन बनाएँगे। उसके साथ-साथ उसको आप मीनिंगफुल एंड फिज़िकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप उसके साथ बॉल के साथ थ्रो एंड कैच खेल सकते हो, ठीक है? आप थ्रो करते हो, बच्चे को कैच करना सिखाते हो।
तो वो उसकी एक्टिविटीज़ जो हैं वो एक ऑर्गेनाइज़ वे में जब चलना स्टार्ट हो जाएँगी, तो उसकी अटेंशन स्टीरियोटाइपिक मूवमेंट से एक हेल्दी एक्टिविटी की तरफ चली जाएगी। जब उसकी वो हेल्दी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होगा, तो ऑटोमैटिकली उसकी मूवमेंट जो है वो मैनेज होना स्टार्ट हो जाएँगी। देन बच्चे को आपने सोशली आइसोलेट नहीं करना, जितने भी उसके एनवायरनमेंट में स्ट्रेसर्स हैं, उनको आहिस्ता-आहिस्ता रिड्यूस करना है। अगर उसके एनवायरनमेंट में ऐसे बच्चे हैं जो उसको बुली करते हैं, तंग करते हैं या उसके साथ इन्वॉल्व नहीं होते, एंगेज नहीं होते, उसके साथ एक्टिविटीज़ नहीं करते, तो आपने इन स्ट्रेसर्स को रिड्यूस करना है और बच्चों को शेयरिंग, केयरिंग और प्लेफुल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करना है। थर्ड ट्रीटमेंट इज़ प्रोटेक्टिव मेजर्स व्हेन सेल्फ इंजरी इज़ प्रेजेंट। ठीक है? अब जैसे हमने बताया था कि जब स्टीरियोटाइपिक मूवमेंट्स सेवियर होती हैं तो उसमें सेल्फ इंजरी के भी चांसेस होते हैं, चूँकि बच्चा बार-बार बॉडी को आगे-पीछे मूव कर रहा होता है, सर को बार-बार मार रहा होता है, हेड सेल्फ बाइटिंग कर रहा होता है, तो इस वजह से चांसेस होते हैं कि बच्चे में सेल्फ इंजरी भी हो जाए। तो इस वजह से प्रोटेक्टिव मेजर्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल हेड बैंगिंग के लिए हेलमेट्स यूज़ कर सकते हैं। अब हेलमेट आप कितनी देर तक बच्चे को पहना सकते हैं। इसीलिए आपने जो बाकी एक्टिविटीज़ हमने पढ़ी हैं, बिहेवियरल इंटरवेंशंस पढ़ी हैं, उनको हम परफ़ॉर्म करते हैं एज़ अ रिज़ल्ट, ताकि बच्चे को इन बिहेवियर से बचाया जा सके। लेकिन अगर फिर भी वो सेवेरिटी लेवल है तो आप हेलमेट्स का यूज़ कर सकते हैं। बच्चा अगर सेल्फ बाइटिंग कर रहा है, नेल बाइटिंग कर रहा है, फिंगर्स बाइटिंग कर रहा है, तो उसके लिए आप उसको ग्लव्स पहना सकते हैं। उसके अलावा अगर सेल्फ बाइटिंग कर रहा है तो माउथ गार्ड्स का यूज़ कर सकते हैं, और अगर सिचुएशन बहुत ज़्यादा रिस्की है तो आपको उसको क्लोज़ली सुपरवाइज़ करना है, ऑब्ज़र्व करना है। बच्चे को आइसोलेट नहीं रखना, बल्कि बच्चे को अपने साथ एंगेज रखना है। फोर्थ पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट इज़ मैनेजमेंट ऑफ को-ओकरिंग डिसऑर्डर्स। ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल कोमॉर्बिडिटी में हमने डिस्कस किया था कि एसएमडी के साथ बच्चों को ऑटिज़म भी हो सकता है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर भी हो सकता है। ठीक है? तो अगर बच्चे को एसएमडी के साथ-साथ ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर भी है, तो हमने बिहेवियरल इंटरवेंशंस या अप्लाइड बिहेवियरल एनालिसिस करना है बच्चे का। ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में क्या होता है कि बच्चा सोशली कम्युनिकेट नहीं करता, सोशली आइसोलेट रहता है। उसके अलावा बच्चा जो है बैक एंड फ़ोर्थ कन्वर्सेशन नहीं कर सकता, कन्वर्सेशन इनिशिएट नहीं कर सकता और बहुत शॉर्ट आंसर्स करता है, ठीक है? तो इन अगर बच्चे में एसएमडी के साथ ऑटिज़म स्पेक्ट्रम भी है, तो आपने बच्चे का ऑटिस्टिक सिम्पटम्स जो हैं उन पे भी काम करना है। जैसे हमने अभी पढ़ा कि बच्चे को आइसोलेट नहीं रखना, बच्चे को एंगेज करना है। अगर घर में बाकी सिबलिंग्स हैं तो उनके साथ भी बच्चे का इंटरैक्शन करवाना है। इसी तरह अगर बच्चे को इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है तो उसके लिए इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल एंड बिहेवियरल प्रोग्राम्स बनाने हैं, जिसमें उसको छोटी-छोटी एक्टिविटीज़ सिखानी है, जैसे शर्ट पहनना, बटन करना, शू को पहनना, उसको लेसेस को टाई करना, टूथब्रश करना, हेयर ब्रश करना, ये सारी बिहेवियर एक्टिविटीज़ आप बच्चे को सिखाओगे। और एजुकेशन की अगर बात करें तो आप बच्चे को लाइन्स लगाना सिखाते हैं, जैसे स्टैंडिंग लाइन है, स्लीपिंग लाइन है, स्लैंट लाइन है, देन आप उसको कर्लिंग सिखा सकते हो। तो ये छोटी-छोटी एक्टिविटी आप उसके इंडिविजुअलाइज़ एजुकेशनल एंड बिहेवियरल प्रोग्राम्स में ऐड करोगे। इससे बच्चा बहुत अच्छे तरीके से फिज़िकली भी एंगेज होता है और मेंटली भी एंगेज होता है। इस वजह से बच्चे के जो नेगेटिव बिहेवियर्स होते हैं या जो बच्चा बिहेवियर रिपीटेडली परफॉर्म कर रहा होता है, वो आहिस्ता-आहिस्ता मैनेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पे हमारा स्टीरियोटाइपिक मूवमेंट डिसऑर्डर कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, कॉजेज़ एंड रिस्क फैक्टर्स के साथ-साथ ट्रीटमेंट प्लान भी डिस्कस कर लिया है। अब आपका कोई सवाल हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। न्यू वीडियो में इंशाल्लाह न्यू डिसऑर्डर डिस्कस करेंगे। सो टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।